हाँ शुरू करो। क्या कोई व्यक्ति वायुमंडल वायु का, के बिना, अच्छा आप कर रहे हो, कर दो। नहीं नहीं, मैं टॉपिक के बारे में बता रहा था कि वायुमंडल का अच्छा संगठन हाँ एवं ठीक। संरचना, कई बिल्कुल ना वो चैटिंग में लगे हुए होते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता फिर। उनको बताने की जरूरत नहीं होती सर, वो क्या है जब हम्म। यही एक्टिव नहीं है तो फिर कब रहेंगे वो। सही है। ठीक है सर। जी सर। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल का जो संगठन और उसकी संरचना किस प्रकार से है। तो वायुमंडल के बारे में आज हम नॉलेज लेंगे। तो ये लिखता है कि क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है। हम लोग दिन में 2 से 3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना असंभव है, मतलब संभव नहीं है। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। वैसे आप सबको पता है वायुमंडल कैसा होता है, क्योंकि गैसों का एक मिश्रण होता है। बहुत सारी प्रकार की गैसें होती हैं, वो आगे इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए हैं ये गैसें जो, इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के लिए जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है, मतलब ये अपने इंसानों के लिए ऑक्सीजन और पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। जो वायु है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का क्या है, अभिन्न भाग है, तथा उसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ये वाली लाइन आप अंडरलाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि ये पूछेगा कि जो उसका वायुमंडल का द्रव्यमान लगभग जो कितने 99%, लगभग 32 किलोमीटर, हम यहाँ से जब पृथ्वी से ऊंचाई पे चढ़ेंगे 32 किलोमीटर में हम्म। 99% खत्म हो जाएगा, मतलब द्रव्यमान उसका जितना भी है वायुमंडल का। और ये जब है ना टॉपिक छोड़ के बाहर निकलेंगे ना, तो फिर 32 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 45 50 किलोमीटर सारे एक जैसे दिखाई देंगे। सही बात है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। जी सर। हम्म, ठीक है। ये वायु नेक्स्ट। रंगहीन, मतलब कोई रंग नहीं होता इसका, गंधहीन, कोई गंध नहीं होती वायु की। और तथा जब यह पवन की तरह बहती है तभी हमें इसे महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर पवन बहेगी नहीं, मतलब, और पवन चलने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, जो हम मानते हैं, एक स्थायी पवन होती है हमारे, जो हम आगे पढ़ेंगे। और एक होता है कि उच्च दाब निम्न दाब, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती हैं। तो उसके बारे में भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी वायुमंडल का संगठन देखते हैं। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से बना होता है। गैस होती है इसमें, जलवाष्प होती है और धूल के कण होते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल की ऊपरी जो परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बतलाता है जैसे 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। मतलब अगर हम ऑक्सीजन हम इंसान के लिए चाहिए, अगर हम 120 किलोमीटर से ऊंचाई पर जाएंगे तो हमें वहां ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, बिल्कुल नगण्य रूप में है। तो इसलिए 120 किलोमीटर ऊंचाई तक ही ऑक्सीजन हमें मिल सकती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प है, वो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिल सकती है हमें। तो आप समझ सकते हो कि 120 किलोमीटर तक ये फैक्ट है। और एनसीईआरटी का फैक्ट कभी भी उठ के क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर ऐसा आ सकता है कि 4 कोटेशन दे देगा हमें, 4 लाइन दे देगा और पूछेगा कौन सी सही है कौन सी नहीं है। तो इसलिए 120 किलोमीटर का ध्यान रखना ऑक्सीजन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के लिए 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये अधिकतर पाई जाती है। उससे ज्यादा अपर ऊपर जाएंगे तो नगण्य रूप में, बहुत कम रूप में मिलेगी हमें। अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम गैस। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। जब भी हम मौसम के बारे में जानते हैं तो कहीं भी देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी गैस है, तो मौसम विज्ञान के लिए और भी अधिक ज्यादा हो जाती है, क्योंकि तापमान वगैरह बहुत सारी चीजें ये क्या है कि डिसाइड करती है। क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, मतलब जो सूर्य से किरण आएंगी उनके लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए यह अपारदर्शी है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए यह अपारदर्शी है। ठीक है, यह सौर विकिरण के एक अंग को सोख लेती है, जो सूर्य से जो विकिरण आ रही है उनको सोख लेती है, तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। कुछ को तो ये सोख लेती है और कुछ क्या पृथ्वी की तरफ चली जाती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है।
ग्रीन हाउस एक शब्द आया, ग्रीन हाउस का मतलब होता है जो पृथ्वी के आसपास जो तापमान बना के रखती है ना ऐसी लेयर, या कहीं भी जैसे हम कई बार देखते हैं सब्जी वगैरह उगाते हैं ग्रीन हाउस लगे होते हैं, वो एक टेम्परेचर को क्या है कि बैलेंस करती है जितना उनको चाहिए जिस चीज के लिए। तो उस तरीके से ये क्या है कि ये भी टेम्परेचर को क्या है बनाए रखती है। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें ही ना हो तो यहाँ पर फिर क्या जो ताप आ रहा है वो रुक नहीं पाएगा, वो वापस चला जाएगा और यहाँ बहुत ज्यादा अधिक ठंड होगी। ये भी जरूरी है ग्रीन हाउस प्रभाव। दूसरी, गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। अच्छा, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जिसमें वृद्धि होती है या कमी होती है, और कुछ गैसें हैं जो स्थायी रहती हैं। अब जैसे ऑक्सीजन है तो वो जैसे वो स्थायी है, बाकी और हम आगे पढ़ेंगे। इसमें इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि हवा में तापमान कब बढ़ गया, जब इस गैस की वजह से। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। ओजोन गैस होती है जो O3 बोलते हैं जिसको, तो वायुमंडल में वो पाई जाती है, वो पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर, मुख्य रूप से हम समताप मंडल बोल देते हैं, समताप मंडल में पाई जाती है, लगभग 22 किलोमीटर के आसपास, वैसे एक आइडियल है तो ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो हम बोलते हैं ना पराबैंगनी जो किरणें आती हैं सूर्य से, वो यही सोख लेती है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचती वो हानिकारक किरणें को, तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। क्या? ओजोन। अच्छा, इसमें एक आगे दे रखा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वायुमंडल में ओजोन की अनुपस्थिति से हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा? सोच तो सकते हैं। आगे अब पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ी है गैस, गैस के बारे में पढ़ा है। इसमें दो तीन फैक्ट तो आप देख सकते हो, 120 किलोमीटर ऊंचाई तक ऑक्सीजन, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ओजोन हमें 10 से 50 किलोमीटर, जो एनसीईआरटी में फैक्ट लिखा हुआ है। जलवाष्प ये पढ़ते हैं, गैसों जल। ये गैसों जी का जो स्ट्रक्चर है ये पढ़ लिया क्या सर? सर, जो ऊपर इसमें दे है रखा है क्या? ना, नहीं नहीं, ऊपर इसमें में इसमें एनसीईआरटी में नहीं, फिर कोई इसमें नहीं है। एक सेकंड। हमारे वाले में नहीं, नहीं है सर। अच्छा, ये अरे चलो इसमें से वैसे वैसे सर ये आगे हो सकता है दे रखी, नहीं दे रखी, क्या नहीं दे रखी, चलो इस एनसीईआरटी में से उसमें पढ़ देते हैं, पीडीएफ में से पढ़ देते हैं। तालिका हाँ पीडीएफ 8.1 में से हमारे दे रखी है, आपके शायद 8.2 होगी शायद वो, तो एक बार पीडीएफ में से पढ़ देता हूँ। सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और इसका क्रम भी पूछा जाता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार तो हमें याद रखनी ही होंगी। सबसे ज्यादा बहुत कार्बन महत्वपूर्ण। नाइट्रोजन 78.8 जो प्रतिशत के लगभग पाई जाती है ये। दूसरे नंबर पाई जाती है ऑक्सीजन, जो 20.95 यानी कि 21% मान लेते हैं मोटा मोटा। और तीसरे नंबर पर ऑर्गन, और चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों ही क्रम कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। उसके बाद में जो आती है, जैसे नियोन दे रखी है, हीलियम दे रखी है, क्रिप्टो दे रखी है, जेनॉन दे रखी है, और हाइड्रोजन दे रखी है। इनको इतना याद ना करें तो बेटर है, लेकिन जो शुरू की जो चार है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो क्रम है बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन। ये इसमें दे रखा है। आप इस इसमें अंक एक सर तालिका ये गैस को का आप नाम नहीं है। 78.08 नहीं है क्या? हाँ, इस 7808 बोल देते हैं, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं जीरो सर, आठ ही वो है सर। 08 ही बोलते हैं, लेकिन क्या है जैसे इसमें टाइपिंग में हो जाती है कुछ एरर। नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक है ये, फिर 08 कर लो वाला। 78 हाँ। हाँ, 08 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो बीस पॉइंट इसमें एक पिचानवे है। गैस 20.95, वो तो सही है। उसके बाद में हम्म, जो आर्गन है वो 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.36 है। अभी तो हमने कुछ हम्म, देर पहले बात की थी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कम भी होती है और ज्यादा भी होती है। तो हम्म, 0.036 है, ये स्टेबल नहीं है यहाँ पे। हम्म। परंतु एनसीईआरटी ने इसको स्टेबल माना है। आपको 30 भी आए तो भी सही है, अगर 32 भी आए तो भी सही है, 0.36 भी आए तो भी सही है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार से दे रखा है। और इसके अलावा इसमें एक गैस का नाम नहीं है। तो बताओ कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? ओजोन। ओजोन नाम नहीं है इसमें। कितना होना चाहिए उसका? परसेंट तो सर शायद एग्जैक्ट नहीं पता। 0.00006। अच्छा। 0.00006 के करीब है। उसको अगर आप करोगे ना तो हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर की तरफ रखना है उसको, क्योंकि हम्म, ओजोन गैस भी तो कम भी हो रही है, ज्यादा भी हो रही है।
क्योंकि पॉइंट के बाद में 4 जीरो लगते हैं, फिर 6 का पॉइंट आता है, 6, यानी कि 4 जीरो 6, ये है उसका मान। और एक सर जो इसमें अभी एक शब्द आया था जो हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पढ़ रहे थे कि परिवर्तनशील गैस है। ऐसा करके अगर हम मोटा मोटा देखें ना, जो शुरू की 3 गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन, ये क्या है कि अपरिवर्तित है, ये परिवर्तन नहीं होता इनमें। जबकि और जो इसमें दे रखे टेबल में, ये सारी परिवर्तन गैस है, मतलब सब परिवर्तन का है। चाहे वो आप CO2 को ले लो, अपरिवर्तन वाली कौन सी है? शुरू की 3 है ना सर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन। अच्छा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन, ये अपरिवर्तनशील गैसें हैं। हाँ, बाकी सब चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे हाइड्रोजन, हीलियम, जीनोन, क्रिप्टोन, ओजोन, नियोन, ये जितनी भी गैसें हैं, ये सारी परिवर्तन है, सर इनमें परिवर्तनशील है। शुरू की जो 3 है ना, ये अपरिवर्तनशील है। दो दो इसके क्वेश्चन अलावा, बनते हैं सर, एक तो स्थिर और अस्थिर का, एक सक्रिय और अस्क्रिय गैसों का। हाँ वो मेरे नाम नहीं याद है, वो बताना सर आप। तो जैसे जी सर। नाइट्रोजन, हम्म ऑक्सीजन और ऑर्गन, ये तो स्थिर गैसें हैं, हम्म जो सर ने अभी बताई, परिवर्तन हम्म नहीं होता है इनमें, नाइट्रोजन, हम्म ऑक्सीजन और ऑर्गन। हम्म बाकी सारी गैसें हैं वो अस्थिर हैं। हम्म। ऐसे सक्रिय गैसों में लेंगे जो मतलब क्रिया करती है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये 4 गैसें हैं, ये सक्रिय गैसें हैं, एक्टिव। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड और और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाँ, और बाकी ठीक, सभी अक्रिय गैसें। सक्रिय और अक्रिय, ठीक है। तो ये हाँ जी। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, वो बनता है कि आपको सीधा नाम न देकर परसेंटेज दे दे और इसका सूत्र दे दे, N3। क्योंकि ये जो आर्ट वाले हैं ना हमारे जैसे, तो उनको ये सूत्र याद नहीं होते हैं। जब हम तो ऑक्सीजन को भी O3 कह देते हैं, और वायु को भी, जैसे जल है उसको भी O3 कह देते हैं, O2 कह देते हैं। जैसे O2 हो जाता है तो ऑक्सीजन होता है, और O3 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, ओजोन हो जोन। जाता है, ओजोन हो जाता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। आर्गन में वो तो ए पता है वो बड़ा है, थ्री। ए बड़ा है, आर छोटा है। परंतु देखो कार्बन डाइऑक्साइड में सी भी बड़ा है और ओ भी बड़ा है, और 2 है, CO2। उसके बाद में नियोन में सिर्फ नियोन का Ne लिया गया है, हीलियम का He लिया गया है, क्रिप्टोन में Kr लिया गया है, और जिनोन में Xe लिया गया है, और हाइड्रोजन में H2 लिया गया है। और यहाँ H2O हो जाता ना, ऑक्सीजन का एक परमाणु और साथ में आ जाता तो वो जल हो जाता। ठीक है, तो इसके अंतिम आंकड़े तक आपको याद रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर आपसे पूछे ना तो 00005, उसके अलावा जेनोन का पूछे तो 00009 है। और मैं पहले क्रिप्टोन को, सर आप एक बार देखना अपने नोट्स में अगर कहीं लिखा हुआ है तो, या मेरे ही दिमाग में आ रहा है, क्रिप्टोन का 0001 नहीं था क्या? मुझे याद आ रहा है जैसे, बाकी मेरे पास है वो बुक लिखी है। क्रिप्टोन का तो 001 ही है, लेकिन जो जेनोन है ना उसका 405 मैंने पढ़ा हुआ है कहीं पे, जैसे दो 4 बार 0 उसके बाद 5। और 6 पर क्या पड़ा हुआ है? 006, 00006, इस पर ये रखा है क्या? होती है ना 00006 ऐसे, मतलब 40 करके फिर 6 हो जाता है। ये ऑक्सीजन है उसको 20.949 ऐसे भी मैंने मतलब पढ़ा हुआ है। जैसे अगर 95 नहीं दे रखा ना तो वो 94, मतलब 949 ऐसे भी हो सकता है वो। ये नियोन है उसको 0.018 ऐसे भी ये पढ़ा हुआ है मैंने, उसमें एनसीईआरटी में ऐड कर रखा है। शायद मैंने सविंदर सिंह से देखा होगा, या देखना पड़ेगा वापस। ऐसे आंकड़ों को ऑथेंटिक बुक से ही देखना, क्योंकि वैसे के गाइड वगैरह में तो कुछ अलग हाँ भी हाँ मिल हाँ सकता है। हाँ। क्योंकि जो अगर अपने पास आधार हो तो कम से कम मजबूत हो। चले सर आगे। हाँ सर चलो। जलवाष्प पढ़ेंगे हम। जलवाष्प, जलवाष्प वायु में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। गर्म, अब वैसे भी हम देखते हैं जो
जलवाष्प होता है वो पृथ्वी के नजदीक, जितनी नजदीक होगी उतनी जलवाष्प अधिक होगा, क्योंकि पानी समुद्र वगैरह हमारे पृथ्वी पर ही है, और जितनी ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ जलवाष्प की वैसे ऑटोमेटिक कमी हो जाती है। ये कह रहे हैं कि गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में यह हवा के आयतन का लगभग 4% होता है। कहाँ? जहाँ गर्म हो और आर्द्र हो, जैसे भूमध्य रेखा के आसपास। भाई अगर कोई जगह ऐसी है कि जो जहाँ आर्द्र भी होना चाहिए, आर्द्र उष्ण कटिबंध भी होना चाहिए, और गर्म भी हो, और गर्म होगा तभी तो वाष्प होगा, तो लगभग अपन जब देखते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, वहाँ लगभग 4% वायु में आयतन जो होता है वो जलवाष्प का होता है लगभग। जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में ये लगभग 1% आयतन रह जाता है, वहाँ 4% और यहाँ पर 1%। भूमध्य रेखा पर लगभग 4% हो जाएगा, और जो ठंडे मरुस्थल है या फिर गर्म मरुस्थल है वहां पर 1% हो जाएगा। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ चलेंगे हम। विषुवत रेखा पर अधिक ज्यादा होगा और ध्रुव की तरफ कम हो जाएगा जलवाष्प। अच्छा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जलवाष्प की मात्रा में कमी होती है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। एक तो जब सूर्य से किरण आएंगी उनको भी थोड़ा बहुत कुछ अंश अवशोषित कर लेती है, बाकी जो पार्थिव किरण होती हैं जो पृथ्वी से निकलती हैं उनको भी ये संग्रहित कर लेती है। ये भी वही काम करती है जो हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बोल रहे थे। आगे बात करते हैं, इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देती है। जल वाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने से में योगदान देती है, ना तो ज्यादा स्थिर करती है ना अस्थिर, मतलब उसको बैलेंस बनाने की कोशिश करती है जल वाष्प, ना तो अधिक ठंडा और ना अधिक गर्म। तो जल वाष्प का एक महत्वपूर्ण योगदान है, एक कंबल की तरह कार्य कर रही है। जैसे हम सर्दियों में कंबल ओढ़ लेते हैं तो एक बैलेंस हो जाता है, उस तरीके से। अब पढ़ते हैं हम धूल कण। जी सर, कोई बोल सर रहे ये जो जलवाष्प है, ये जो जलवाष्प है उसको पृथ्वी का कंबल भी कहते हैं, और ये एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। अगर जैसे CO2 और ये जलवाष्प अगर ऑप्शन में दिया हो तो आंसर उसका जलवाष्प होगा। और जैसे ये 4% इसमें लिया हुआ है ना, तो ये RPSC में पूछा हुआ था कि अधिकतम कितना होता है वहाँ के आयतन का, तो उसमें 5% को RPSC ने माना था, मतलब अधिकतम जो आयतन का कितना होता है वो 5% है। पिछले पेपर में आप देख लेना। एक बार उसमें देखना ग्रुप में, दृष्टि IAS का नोट्स है। हैं 78.08 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है 20.95 और आर्गन है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.038, यहाँ है 0.036। इसके अलावा नियोन है 0.0018, पर तो यहाँ है 0.0020 के करीब है। और हीलियम है 0005, हीलियम है 0005 सेम है। उसके बाद में है क्रिप्टॉन 0001 और क्रिप्टॉन है 001। मैं यहाँ कह रहा था। चले सर? हाँ चले सर। अच्छा, हम जलवाष्प पढ़ रहे थे, और इसको क्या है कि प्राथमिक हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो प्राथमिक हरित गृह की बात करते हैं तो उसके लिए जलवाष्प यूज करते हैं। और जो मैम बता रही थी कि वो 5 और 4% लगभग, हम अधिकतम की अगर बात करते हैं जलवाष्प की तो 4 से 5% होता है। जो NCERT में 4% मिल रहा है हमें अधिकतम, जैसे वो भूमध्य रेखा, तो 4 से 5% होता है। और जो पिछली बार कोई क्वेश्चन आया है उसमें 5 RPSC ने माना है उसको आंसर को। और 5 वैसे माना हम है। जो कुलदीप जी सर, और कंडीशन एक ये आती है कि जैसे हम औसत रूप में जलवाष्प देखते हैं वायुमंडल में, वो 2 से 3% होती है, तो मान लेते हैं हम। तो ये क्या सर ऑप्शन के आधार पे ज्यादा चीजें होंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। बाकी अभी हमने जलवाष्प को पहले भी पढ़ा था कि जलवाष्प वैसे कहाँ तक मिलती है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ तक मिलती है 90 किलोमीटर ऊंचाई तक। 90 किलो, ऑक्सीजन ठीक है 120 प्रति। जी सर। और ये कंबल की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि ना अधिक ठंडा होने देती है और ना ही अधिक गर्म होने देती है। अब पढ़ेंगे हम धूल के कण। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता है वायुमंडल में। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धूल की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकले हैं।
मतलब कुछ धूल के कण वो कहीं से भी हो सकते हैं, चाहे वो हम बात करें समुद्री नमक के कुछ कण हो सकते हैं, या महीन मिट्टी के कण हो सकते हैं, या धुएं की जो कालीमा होती है वो भी ही, उसमें क्या है कि कुछ बारीक कण होते हैं, जैसे राख के पराग, धूल, ऐसी उल्का पिंडों से भी कुछ होते हैं। तो उस चीज के बारे में बताया। धूल कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं ज्यादातर, क्योंकि पृथ्वी से संबंधित जुड़ी होती है धूल कण ज्यादातर, तो इसलिए अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, पृथ्वी के पास। फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊपर तक ले जाती है। संवहनीय धारा चलती है जो अपने बात करते हैं भूमध्य रेखा पर, जो भूमध्य वायु, रेखा पर। हाँ वायु ऊपर उठती जाती है, उसके साथ साथ ये कण ऊपर चले जाते हैं। एक प्रवाह होता है जो ये समय धाराओं के रूप में, जो भूमध्य रेखा से वायु या पवन ऊपर उठती है और वही कर्क और मकर रेखाओं पर नीचे उतरती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा टर्म्स दे रखा था इस वजह से। ठीक है, तो ये बात करते समय धाराओं वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जाती है। ठीक है, धूल कणों का सबसे अधिक जमाव होता है कहाँ पर, उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। सबसे अधिक जमाव की बात कर रहा है धूल कणों का। जो हम भी ये देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर उठ रही है और कहाँ गिर रही है, उपोष्ण कटिबंध के लगभग वहां जो अपन कर्क रेखा मकर रेखा की बात करते हैं, तो वहां पे वो उतर रही है वो हवाएं। तो वे उस तरीके से भी, और वैसे भी जो फैक्ट दे रखा है कि ये उपोष्ण और शीतोष्ण में सूखी हवा होती है वहां पे, क्योंकि वहां पे जलवाष्प थोड़ी कम होती है इसके मुकाबले, तो सूखी हवा होती है। 15 से लेकर 30 नॉर्थ और साउथ में क्या होते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उपोष्ण भागों में मरुस्थल होते हैं, उनका जिक्र कर रहा है वो यहाँ पे। जी सर। अप्रत्यक्ष रूप से वो इनकी बात कर रहा है कि जहाँ उपोषण और शीतोषण भाग है ना वहां पे, क्योंकि उपोषण असल में भाग किसका है, 15 से लेकर 30 तक का भाग देखो, तो 23 के आगे गुजरते ही तो शीतोषण शुरू हो गया, और 15 से चल रहा है, 15 से 23 चल रहा है, तो वो उष्ण का भी भाग हुआ, तो वो उपोषण भी कह देता है, और इसके अलावा निचला शीतोषण भी कह देता है वो। और उसमें भी कौन सी हवा, ठंडी नहीं है, वहां पर भी क्या है, सूखी हवा, और कैसी, गर्म हवा वहां पर पाई जाती है ये। ठीक है, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं, ये इसी की बात करेंगे, शीतोष्ण प्रदेश में ये सूखी हवा के कारण होता है, अधिक जमाव होता है। इसको आप अंडरलाइन वैसे कर सकते हो कहाँ पे होता है। अच्छा, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं, ध्रुवों पे भी कम पाए जाएंगे, विषुवत रेखा पर भी। ठीक है, धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। जो धूल के कण होते हैं जिनमें आर्द्रता ग्राही ऐसी क्षमता होती है ना, वो कण है ये नमक कणों की तरह, जिसमें चारों धूल ओर के से कण, जलवाष्प। धूल के कण होते हैं ना, वो एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आर्द्रता ग्राही होते हैं। तो धूल का कण होता है ना, जैसे वो क्या करता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जल के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो उनके ऊपर बैठकर संचलन करते हैं, उनके ऊपर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन की तरफ नहीं है ये, मतलब 4-5 पॉइंट दिखे रहते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। उसमें क्वेश्चन आया था कि धूल के कण, धूल और नमक के जो कण होते हैं ना, वो आर्द्रता ग्राही होते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, आर्द्रता ग्राही वाला पॉइंट बहुत तो महत्वपूर्ण। आर्द्रता ग्राही नाभिक भी कहते हैं। हाँ, संघनन जिनके केंद्रक भी बोलते हैं सर उनको। संगणक, हाँ, अब आगे पढ़ो। हाँ, संघनन केंद्रक, जिनके संगणक ऊपर केंद्र, संघनन आप होता है। संघनन होता है। इसके अलावा धूल के कण क्या होते हैं, वो प्रकाश का स्केल्टरिंग भी करते हैं। जो प्रकाश का स्केल्टरिंग करते हैं ना, तो उस समय उसके ऊपर क्या रहती है, ये रहती है, जल बूंदे रहती है, और जल बूंदे रहने से, प्रकाश का स्केल्टरिंग होने से क्या होता है कि जो प्रकाश की जो लालिमा है ना हमें शाम को, या फिर जो इंद्रधनुष का प्रकार है, वो इसी से निर्मित होता है, धूल के कणों से, और जो नमक के कण वगैरह जो होते हैं इनसे होता है स्केल्टरिंग। स्केल्टरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णात्मक प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। हाँ हाँ हाँ, वर्णात्मक प्रतिफलन, ठीक है। जो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है उसी की वजह से दिखाई देता नीला, है। हाँ, आगे वो हो इसी सर। के कारण है, इसी के कारण है सर। अच्छा, हम पढ़ रहे थे धूल कण कण, इसमें लास्ट में एक चीज दे रखी है कि जो ये आर्द्रता ग्राही केंद्र हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों मतलब बादलों का निर्माण करते हैं। बादलों का निर्माण भी इनकी वजह से ही होते हैं। तो बादलों के जो प्रकार है हम आगे आएंगे, उसके बारे में पढ़ लेंगे। वैसे अभी तो नहीं है, बाद में। वायुमंडल की नहीं, इसको वैसे संरचना की बात। हाँ जी, उसमें अपने क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं। एक बार आया हुआ है अपने बादलों का, हम्म, बाकी सापेक्ष रूप से तो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, बादलों का हाँ, एक बार प्रकार पढ़ पूछा लेंगे है हल्का उसमें। सा, नॉलेज लेंगे। ठीक है सर। वैसे भी हम बादलों की जानकर रखनी चाहिए एक हम्म ज्योग्राफर होने के नाते वैसे भी। हम्म हम्म, ठीक है, वायुमंडल अलग अलग, अब हम पढ़ रहे हैं वायुमंडल की संरचना।
वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। वायुमंडल में अलग अलग जगह अलग अलग घनत्व, क्योंकि गैस अलग अलग पाई जाती हैं, तो कोई कुछ गैस ऐसी होती है जो घनत्व अधिक होता है, और जितना अधिक घनत्व होगा वो इतने पृथ्वी के पास होगा या दूर होंगी वो गैस पास हुआ। पास होंगे पास। सर। जी सर। तो तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है, घनत्व इनका होता है जो, क्योंकि ये क्या है कि जितना अधिक घनत्व होगा उसी वजह से पृथ्वी की ओर आकर्षित होंगे गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ठीक है। जबकि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ ये घटता है, ठीक है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है। ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। और ये बाह्य मंडल जो दे रखा है ना सर, इसको आयन मंडल बोल देते हैं। बहिर्मंडल जो को आयन बाह्य, मंडल। नहीं बाह्य आयन मंडल को। मंडल और ताप मंडल भी बाह्य मंडल, थर्मोस्फीयर। चौथा मंडल। और इन दोनों को मिलाकर सर ताप मंडल बोल सकते हैं, आयतन मंडल बोल सकते हैं, दोनों चीजों को। ये हम थोड़ा सा हो सकता है इसमें दे रखा होगा, नहीं तो पढ़ लेंगे अभी। हम्म, मुख्य रूप से 5 हम भागों को पढ़ेंगे। जो वायुमंडल के सबसे नीचे क्षोभ मंडल, जिसमें जितनी भी घटनाएं होती हैं, मौसमी की घटनाएं, वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। समताप मंडल की बात करेंगे तो समताप मंडल में हम पढ़ेंगे कि जितने भी वायुयान के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कोई घटना ऐसी नहीं होती, जैसे बादल कोहरा वगैरह, ये चीज बहुत कम होती है वहाँ पे, बहुत ही कम, नॉर्मल कोई, और वो तो ये लगा लो ना के बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में पढ़ेंगे हम क्या, मौसमी घटनाएं जितनी भी होंगी वो सारी इसमें अंदर आ जाएंगी। फिर हम समताप मंडल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें एक ओजोन गैस मुख्य रूप से, जो O3 समताप। जिसको हम बता रहे थे, ठीक है। उसमें वायुयान उड़ेंगे सबसे ज्यादा। फिर हम मध्य मीसोस्फीयर बोलते हैं जिसको, उसमें क्या है कि सबसे जो एक प्रमुख घटना है वहाँ पे, जितने उल्का पिंड आती है ना, वो वहां पर जलकर नष्ट हो जाती है उस मंडल में, मध्य में, मध्य मंडल। मीसोस्फीयर कहते हैं जिसको। उससे ऊपर हम जाएंगे आयनोस्फीयर, यानी कि आयन मंडल जिसको बोलेंगे। आयन मंडल में क्या है, जो रेडियो तरंग होती है ना सर, वो जैसे रेडियो तरंगों को जो रिफ्लेक्ट करती है, वो यही है आयन मंडल। उससे आयन जस्ट मंडल। ऊपर जाएंगे, वो एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल, जिसमें संचार उपग्रह वगैरह जो हमारे सैटेलाइट वगैरह है ना, वो जस्ट उसके ऊपर वहां पर। इसके बारे में हम मोटा मोटा पढ़ रहे हैं और आगे देखते हैं। बात करें क्षोभ मंडल, वायुमंडल का सबसे नीचे का सन स्तर है, मतलब ये जो परत है ना जो, वो है। इसकी ऊंचाई जो है सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। अच्छा, इसका ये औसत बता रखा है। अब क्वेश्चन ये है कि, जी आगे भी दे रखा है, दो दो ऊंचाई दे रखी है, 13 किलोमीटर की और 8 हाँ, किलोमीटर। ये 13 है, ये औसत है सर। और जो हम ध्रुवों पे जाएंगे वहां पर 8 किलोमीटर है ऊंचाई, और विषुवत रेखा पर है 18 किलोमीटर। ऐसा क्यों, कोई बताया हमें? ये भूमध्य रेखा पे तो संवहन धाराएं बहती है, तो ऊंचाई ज्यादा है सर। और ध्रुवों पे जो इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, क्योंकि इनमें ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होगा, तो संवहन धाराओं के कारण विषुवत रेखा पर ऊंचाई तक, जहां तक संवहन धाराएं चलेंगी वहां तक सीमा मान ली गई है क्षोभ मंडल। एक छोटा सा क्वेश्चन आया है इस हिसाब से कि जो क्षोभ सीमा पर अधिक तापमान कहाँ पर पाया जाता है, ध्रुवों पर या विषुवत रेखा पर? एक बार ध्रुवों क्वेश्चन पर, फिर से, ध्रुवों पर एक अधिक बार है सर टेम्परेचर। जी सर, एक बार क्वेश्चन आप दोबारा सुन लीजिए कि क्षोभ सीमा पर अधिक ताप कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर या फिर विषुवत रेखा पर? ध्रुवों पर सर। ठीक है, और कोई? होगा सर, ध्रुवों ध्रुवों पर पर होगा सर। और -45 डिग्री जो कि अधिक होता है, और वैसे कम के अंदर उसमें होगा विषुवत रेखा पर -80 डिग्री। पहले मैं कोई सोचती थी कि एक्सप्लेन करेगा? -80 डिग्री जैसे ज्यादा होगा, आपने तो फैक्ट लेकिन बता दिया, एक्सप्लेन कोई करेगा मैम, सर कोई भी? ऐसा क्यों? जैसे हम पढ़ ये रहे सर हैं एक ऊंचाई पे एक जाएंगे ना हम, तो 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जब 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा घट जाता है, और 8 किलोमीटर तक जाएंगे तो उतना नहीं घट पाता है जितना घटना चाहिए। हाँ, जो हमारा क्वेश्चन था, पहले तो ये पढ़ना है कि हमने क्वेश्चन किया कि क्षोभ सीमा, सीमा का मतलब हो गया ऊपरी परत की बात कर रहे हैं हम, जहां पर समताप मंडल जहां पे होता है वहां की बात कर रहे हैं, अब हम नीचे की बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, बात ये है कि हम जब पृथ्वी से ऊपर ऊंचाई पे जाते हैं तो 165 मीटर पर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, बात सही है। अब हमने पढ़ा कि क्षोभ सीमा ध्रुवों पर तो मात्र 8 किलोमीटर ऊंची है, और विषुवत रेखा पर हमने 18 किलोमीटर की बात करी है। इसका मतलब ये कि जब हम विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना, तो 8 के मुकाबले बहुत ऊंचा है, तो इतना ही तापमान कम होता जाएगा। तो इसका हिसाब से ये है कि विषुवत रेखा की जो क्षोभ सीमा है
उस पे तापमान ध्रुव की अपेक्षा कम हो जाता है, मतलब जो क्षोभ सीमा की बात कर रहे हैं हम, तो उसके मुकाबले यहाँ पर अधिक, मतलब उसके मुकाबले कम हो जाता है। और जो एक फैक्ट है कि -80 डिग्री कहाँ हो जाता है, क्षोभ सीमा पर, कहाँ पर, विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पर हो जाता है -45। इस चीज की बात चल रही थी। हाँ, -45 ज्यादा तापमान है -80 के ये मुकाबले। जब -45 और -80 जब फैक्ट में आते हैं ना उसमें पेपर में, तब ऐसे -45 तो मतलब है ज्यादा, लेकिन वो कम दिखता है उसमें, वो अंकों के हिसाब से। तो कई बार ये सोच भी नहीं पाते कि क्या होगा उसमें। ठीक है, अब हो जाएगा। अब बात करते हैं, तथा यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्या क्षोभ सीमा की बात चल रही है अभी, ठीक है। और क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ये वायु का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है। अभी सर ने भी बताया, पवन सर ने, कि मतलब जो संवहन धाराएं ज्यादातर कहाँ चलती है, विषुवत रेखा पर, और जब संवहन धारा चलती है ना, तो बहुत ऊंचाई तक चली जाती है। इसी वजह से क्षोभ मंडल जो है, समताप जो भूमध्य रेखा है, उस पर अधिक ऊंचाई तक पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी जो लेयर है, मतलब ये जो परत है, ये मोटी कहाँ पर है और पतली कहाँ पर है। मोटी तो कहाँ रहेगी, विषुवत रेखा पर। क्षोभ सीमा की बात, क्षोभ मंडल तक की बात कर रहे हैं हम, क्षोभ मंडल कहाँ तक है, तो जब हमने पढ़ा 18 और 8 किलोमीटर वो वाला, तो उसी चीज को ये बता रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि ऊंचाई तक संवहन करते हैं। इस सन स्तर में धूल कण एवं जलवाष्प मौजूद होते हैं। वही हम इसी को बात करें, क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं होंगी, तो धूल कण वगैरह सारी यही होंगी। मौसम में परिवर्तन इसी सन स्तर में होता है। इसी सन स्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान घटता है। जैविक क्रियाओं के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि सारी जैविक क्रियाएं होंगी क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भागों को क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, जो आपको पता है, जो समताप और जो क्षोभ मंडल है, उसके मध्य का जो भाग है, उसको मतलब क्षोभ सीमा कहते हैं अपन। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुव पर ये -45 डिग्री होता है। और ये फैक्ट कई बार पूछा भी जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। यहाँ पे तापमान स्थिर हो जाता है, ऐसा नहीं कम ज्यादा नहीं होता बहुत। हम हाँ। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब क्वेश्चन मेरा ये है सर, कि समताप मंडल की जो मोटाई है, वो ध्रुवों पर अधिक पाई जाएगी या विषुवत रेखा पर? मोटाई ध्रुवों हाँ, पर समताप मंडल। ध्रुवों पर अधिक पाई ध्रुवों जाएगी पर। सर। जो क्षोभ मंडल वाला था ना, उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इसमें। क्योंकि वो तो 8 से 50 चल रही है और ये जी सर, 18 से 50 चल रही है, जी सर। हाँ, तो वो तो समताप 42 की जो किलोमीटर हो गई। हम्म, ध्रुवों पर अब तो जैसा 42 किलोमीटर की हो गई। बिल्कुल सर, अब जैसे हम बात कर रहे थे, समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। अब शुरुआत कहाँ से हुआ, ध्रुवों पर तो कहाँ से, 8 किलोमीटर से। अब 8 से 50 जाएंगे, लगभग 42 किलोमीटर का अंतर आ गया। और जब हम विषुवत रेखा की बात करेंगे, 18 तो हमारा क्षोभ मंडल ही है, और 18 के बाद में हम 50 की बात करेंगे, लगभग 32 का समथिंग नहीं हो गया सर? इसी होगा सर, ठीक, विषुवत रेखा पर। 32। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये चीज मैंने आपको फैक्ट बता दिया, ठीक है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद ये बहुत ही हानिकारक हो जाती है। अगर ये मान ले ओजोन परत ना हो, तो पृथ्वी के लिए पराबैंगनी किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं। अब ओजोन, ये पराबैंगनी किरण से मुझे याद आया, हमने शायद आप लोगों ने कार्टोग्राफी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कुछ ये किरण है, उनका किरण क्रम कोई बता सकता है? जैसे गामा, एक्स किरण वगैरह आपने नाम सुना होगा, अगर कोई बता सकता है तो फिर, नहीं तो हम बताएं कुछ। जी, कोई है? अगर सामने लिखी होती तो बता देते चलो होते। हम, उसके बाद कोई बात नहीं सर। पहले होती है गामा, उसके बाद जी में एक्स किरण मैं होती है, बताने की कोशिश करूं। जी सर, फिर उसके बताओ। बाद हाँ, में गलती होगी तो बात विबजी और होती है। पहले तो नहीं। एक्स एंड गामा रेज होती हैं। सबसे पहले फिर गामा आएगी। हाँ, ठीक है, फिर एक्स। फिर एक्स, फिर अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। ठीक है, हाँ, पराबैंगनी फिर बोलते हैं विजिबल जिनको। हाँ, फिर विजिबल रेज आती हैं, विबग्योर जिसमें ठीक है। होता है। हाँ, ठीक है। फिर इंफ्रारेड। हाँ, रेड इंफ्रारेड आ गई। फिर फिर हीट वेव्स हैं, शायद हीट रेज है। और फिर वो रेडियो। हीट वेव उसी का ही भाग है, वो माइक्रोवेव आएंगी, फिर उस रेडियो में, माइक्रोवेव। हाँ, रेडियो वाले। फिर रेडियो वेव्स आती हैं शायद। ओके सर, थैंक यू। जी सर, अब ये हम पढ़ रहे थे, दोबारा पराबैंगनी उसी के भाग है। जी सर। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जी सर, मैं, पहले हाँ, आई आप बता दीजिए। बी आई बी, पहले आएगी गामा,
गामा के बाद में अल्ट्रावायलेट, नहीं, अल्ट्रावायलेट एक्स के किरण। बाद में अल्ट्रावायलेट। नहीं सर, दूसरे नंबर पे एक्स है, सबसे पहले गामा, फिर एक्स, फिर अल्ट्रावायलेट जिसको पराबैंगनी बोलते हैं हम सर, देखना फिर सर थोड़ा। विबजियोर जो हम दृश्य जिसको देख सकते हैं, फिर अवरक्त वाली जिसको इंफ्रारेड बोलते हैं, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो लास्ट में। और ये जो क्रम है ना सर, ये क्या है, इसकी जो भेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी है, गामा की। गामा और की। फिर एक्सरे, जो एक्सरे करवाते हैं ना सर, वो बहुत खतरनाक होता है, इसको ज्यादा नहीं करवाना चाहिए, उसकी जो किरण है ना वो बहुत खतरनाक होती है। मतलब ये लगा लो, ये जो क्रम है ना, मतलब अधिक जो भेदन क्षमता है, और इससे हम कम भेदन की ओर चल रहे हैं। और यही चीज है, जो तरंग धैर्य है वो सर बढ़ती चली जाएगी इसी क्रम में, कम से बढ़ती चली जाएगी तरंग धैर्य, लेकिन भेदन क्षमता कम होती चली जाएगी इसी क्रम में, गामा वो एक्स। एक और और इसके साथ जी एक सर, और क्वेश्चन जुड़ता है ना, दृश्य प्रकाश का वो स्पेक्ट्रम कितना है, 4.5 से या 4.4 से 4.7 तक। 0.4 से 0.7 बिग जी और हाँ वाला। जी, माइक्रोन, माइक्रोन 0.4 से 0.7 माइक्रोन सर। जी सर, वैसे ये चीजें हम इसमें भी वायुमंडल में और आगे भी आएंगे, और हम जब कार्टोग्राफी करेंगे उस टाइम, तब ये चीजें हमारे सामने आएंगी, जिसमें हम सुदूर संवेदन पढ़ेंगे, वो चीजें। जी सर, आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है कौन, ये ओजोन परत होती है जब, तथा पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है, किसको, पृथ्वी को। अगर ये ना हो तो बहुत ही खतरनाक। और इस पे जो छिद्र हो चुके हैं कुछ, वो छिद्रों के बाद कहाँ पे हुए हैं, ऐसा कुछ थोड़ा किसी को फैक्ट याद हो कुछ। वो पहला तो महसूस किया गया था अंटार्कटिक अंटार्कटिका में, महाद्वीप पर किया गया है। अंटार्कटिका के अंदर सर, जो जी सर, फोरमिन अंटार्कटिक महाद्वीप जैसे कोई व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था ना। है। ओके, थैंक यू। पढ़ते हैं हम इसमें, मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर है, कौन सा, मध्य मंडल। ये 50 से 80 किलोमीटर तक होता है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस सन स्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी वृद्धि है। हाँ सर, ये और देखते हैं, जो फर्स्ट मंडल है, क्षोभ मंडल, इसमें जब ऊपर जाएंगे तापमान कम हो रहा है, फिर हम समताप मंडल की बात करेंगे, थोड़ी देर स्थिर रहेगा, फिर बढ़ जाएगा तापमान। जब ये ओजोन परत आएगी, इसकी वजह से तापमान बढ़ जाता है, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम। मतलब ये क्रम है, पहले यहाँ से अपन जब पृथ्वी से ऊपर चल रहे हैं क्षोभ मंडल में, पहले कम हो रहा है, फिर अधिक। मतलब ये अलग अलग परत की बता रहा हूँ मैं, आप क्रम समझ लेना। पहले क्षोभ की बात कर रहा हूँ, फिर समताप, फिर मध्य, फिर इस तरीके से। सबसे पहले कम हो ये रही है नीचे तापमान, डायग्राम फिर अधिक होगा। डायग्राम दे रखा है ना, नीचे हाँ, इसमें डायग्राम भी डायग्राम भी तो दे रहा ये है। तापमान को बता रहा है ये। ठीक है, ये भी, हाँ। 20 डिग्री से नीचे जैसे शोभ मंडल है, उसमें जो नीचे का तापमान है वो औसतन 17.7 है, पृथ्वी का औसत तापमान 17 के करीब है। 15.5 बोलते हैं सर। हाँ 15.5 से फिर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो -60 डिग्री हो जाएगा क्षोभ सीमा पर। शोभ शोभ सीमा पर। फिर थोड़ा सा ऊंचा चलेंगे ना, तो ये समान रहेगा तापमान। फिर क्या होगा, तापमान बढ़ना शुरू होगा, और जो -80 से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जस्ट जीरो के ऊपर, देखो 0 डिग्री हो जी जाएगा। अगर वो जी क्वेश्चन सर, पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी परत पर 0 डिग्री का तापमान पाया जाता है, तो 0 डिग्री तापमान पाया जाता है समताप समताप सीमा। सीमा पर। समताप सीमा पर, समताप सीमा से जस्ट ऊपर की तरफ चलेंगे तो तापमान समान रहेगा, वो जीरो ही रहेगा कुछ ऊंचाई पर। फिर कुछ ऊंचाई के बाद में घटना शुरू होगा, और घटकर कितना हो जाएगा, वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और जी -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा मध्य सीमा के ऊपर। मध्य मंडल या मिसोपोज बोलते हैं क्या इसको, मिसोपोज। हाँ, जो -100 डिग्री हो जाएगा, मीसोपोज बोल सकते हैं हम इसको, या फिर मध्य सीमा बोल सकते हैं। ये इस तरीके से मध्यमंडल की जो ऊपरी सीमा होती है उसको सीमा के नाम से तो हाँ, जानते हैं, उसी के नाम से। उसमें कुछ समय फिर वो तापमान है वो समान रहेगा। फिर थोड़ी देरी के बाद में, ऊंचाई के बाद में, फिर तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और -100 डिग्री से वो कितना तक हो जाएगा, लगभग हो जाएगा -40 तक। तो ये तो एक श्रृंखला बना सकते हैं कि पहले क्या रहेगा, बढ़ेगा। सर फिर, हाँ, जो मध्य सीमा के बाद में नहीं ना नहीं, सर। पहले नहीं नहीं हम्म, सरो, पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाएंगे तो पहले क्या होगा, घटेगा। हाँ जी। फिर क्या होगा, बढ़ेगा। फिर, हाँ, ये दोनों विपरीत क्रम हो, एक पहले कम होगा, फिर अधिक, फिर कम, फिर अधिक। और ये अधिक फिर चलता हाँ ही जाएगा, फिर इसका कोई दी एंड नहीं है, हाँ, फिर आप सूर्य तक पहुंचोगे तो आपको पता चल जाएगा। घटता ही रहेगा, हाँ ठीक है। जी सर, अब पढ़ते हैं हम। इसमें ये बता रहे हैं कि मध्य मंडल जो है समताप मंडल के ठीक ऊपर है, और जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, क्या मध्य मंडल की बात कर रहे हैं हम सर।
इस सन स्तर यानी कि इस परत में जो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होती है, कमी होती है। किसमें, किसकी बात कर रहे हैं हम, कम किस में होगा, मध्य मंडल में, या फिर उसकी बात कर रहे हैं हम समताप मंडल। बताओ कम किस में होगा, अभी हमने पढ़ा है, ये कह रहे हैं कि जो कम तापमान किस किस में होगा, एक तो क्षोभ मंडल में होगा, जब हम ऊपर जाएंगे समताप मंडल में थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर मध्य मंडल फिर कम हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा इस तरीके से, और फिर घटेगा बढ़ता तो चला जाएगा। दो ही परतों में, एक तो शोभ हाँ। शोभ मंडल में और मध्य मंडल में, दो में घटेगा। जी सर, हाँ तो मध्य मंडल की बात चल रही है अभी सर। हाँ मध्य मंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच रही है। ये -100 डिग्री है, क्योंकि माइनस इसका और जगह दे रखा है, 100 इधर हाँ। आप देख सकते हो एनसीईआरटी में ना, से हो हम्म। जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। उसके बाद में आता है आयन मंडल। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच होता है। उससे ऊपर चलेंगे तो हम आयन मंडल आ जाएगा, ठीक है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कि पूछ डायरेक्ट फैक्ट है ये, कि विद्युत आवेशित कण कौन सी परत में पाए जाते हैं, तो ये आएगा आयन मंडल। और इसी वजह से जो रेडियो तरंगे जो काम कर रही है ना, वो इसी वजह से तो कर रही है वो चीजें, जिन्हें आयन कहते हैं, क्योंकि आयन जो आवेशित विद्युत कण से, ठीक है, इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे, जो भी हम बात करते हैं ना कि लास्ट वाली जो तरंगे रेडियो तरंगे, इस प्रकार के इस सन स्तर में वापस पृथ्वी की तरफ लौट जाती हैं। जो हम जैसे डिश टीवी वगैरह हम चलाते हैं, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से जुड़ी, उससे जुड़ी होती है तरंगों से, तो रेडियो तरंगे होती हैं वो, कि वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, समताप मंडल की बात कर रहे हैं, आयन मंडल की बात कर रहे हैं, मध्य मंडल की बात कर रहे हैं, कोई बताएगा? आयन मंडल पढ़ रहे हैं सर। जी सर, हाँ यहाँ क्योंकि यहाँ एक हाँ एक्टिव रहो, क्योंकि हो सकता है कुछ इधर उधर चले गए। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी जो परत है, यानी कि सन है, जो वायुमंडल सबसे ऊपरी जो बाह्य मंडल के ऊपर स्थित होता है, उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यह सबसे ऊंचा सन स्तर है, तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि जितनी ज्यादा अधिक ऊंचाई पर होगा इतनी उसकी कम जानकारी होगी, क्योंकि वहां तक पहुंचना थोड़ा कम है, हमारे पहुंच कम है इंसान की, इस वजह से। इस स्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं। विरल मतलब थोड़ा दूर दूर है, मतलब कम, बहुत कम स्तर पर पाई जाती है कुछ चीजें, जिस चाहे गैसों की बात कर ले हम, चाहे किसी की, जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष की में मिल जाते हैं। अब ये जो बाह्य मंडल है, धीरे धीरे अंतरिक्ष वहां चालू हो जाता है। यदि वायुमंडल के सभी सन स्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 सन स्तरों का अधिक अध्ययन करता है। इसमें पहले 2 कौन कौन से हो गए, क्षोभ और समताप। क्षोभ और समताप, हाँ। अब ये सर बात कर रहे हैं मौसम और जलवायु के तत्वों के बारे में। ये कह रहा है कि ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण घटक हैं, तत्व हैं, जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों के बारे में हम कक्षा अध्याय की बात कर रहे हैं, 9, 10 और 11 में दी गई जानकारी, उसके बारे में हम इसमें पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक खत्म, और इसके ऑब्जेक्टिव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? नाइट्रोजन, ये है 78.08। जी सर। सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है। थर्ड नंबर पे जी, फोर्थ बताइए दो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में कौन सी है? बताओ भाई। नियॉन है ना शायद, उसके बाद नियोन है, और फिर उसके बाद हीलियम है, फिर क्रेप्टो वगैरह वो चीजें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, किसमें रहते हैं हम? सौरमंडल। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, समुद्री नमक, पराग, जो राख, धूल की जो कालीमा है, महीन मिट्टी के जो है, उसको क्या कहते हैं? धूलकण कहने चाहिए। जी सर, धूलकण। हाँ भी हमने पढ़ा है अच्छे से। जी सर। धूलकणों का मुख्य रूप से कार्य क्या है? आर्द्रता ग्राही और ग्राही, उसके बाद बल्ब का निर्माण भी होता है, स्कैटरिंग वगैरह भी, प्रकीर्णन भी इसी से होता है। जी सर। निम्नलिखित में से, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, संघनन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे वैसे अच्छे से। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है?
120 120 और जलवाष्प 120 है 90 90 और ये और कार्बन डाइऑक्साइड 90 सर। 90 ठीक है सर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जी सर। अब हम पढ़ेंगे सौर विकिरण, उष्मा संतुलन, तापमान कल पढ़ेंगे। ये आज ही चलने दे सर, 10 ही बजे अभी तो। देख लेते हैं इस टॉपिक को क्या कितना बड़ा है, कुछ निकले लेते हैं इसको, 2 पेज कर लेते हैं इसको। हाँ कर लेते हैं क्योंकि मैं कर लेता हूँ, करना मैं तो कर है। लेता हूँ। जी सर, जी सर, जी। करना तो है ही। वो जो पिछला एक क्वेश्चन था ना, वो मेरे द्वारा संकलित किए गए प्रश्नों में सबसे ज़्यादा था कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान की गिरावट आती है या बढ़ोतरी होती है? गिरावट आती है ना, कम होता है कम सर। होता है। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आया गया था ये, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन सर मेरा थोड़ा सा, हम्म। सामान्य ताप पतन दर क्या होती है? प्रति यही है। 1 किलोमीटर के ऊपर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में गिरावट ही होती है सामान्य ताप ह्रास दर से। नहीं नहीं, यही है, इसी को हाँ बढ़ाकर यही लिखा है गया सब। है। हाँ बस वो चीज उसका एक लैंग्वेज के रूप में बोल दिया उसी चीज को। हाँ नहीं, हम कई बार क्या है वो किलोमीटर में मापते हैं, पर तो सामान्य ताप दर मीटर इसी भी को दे बोलते देता हैं। है। हाँ एक वही 165 मीटर वाली है वही चीज। हाँ और जो 165 मैम बोल रही है मीटर। वो 1 किलोमीटर की हम बात करेंगे तो 6.5 डिग्री समथिंग वो तापमान कम हो जाता है। हाँ उसका थोड़ा एक बात तो बड़ा वही रूप है, वो है। परंतु 100 मीटर, हाँ बड़ा मीटर रूप के कर दिया। अकॉर्डिंग वैसे लिख देते हैं। हाँ उसके बाद में एक सेकंड,